आज हम 2 पॉइंट को समझेंगे, आर्थिक क्रिया का स्तर और अर्थशास्त्र की विषय संबंध। सबसे पहले हम स्तर समझ लेते हैं, आर्थिक क्रिया के कितने स्तर होते हैं। तो इसके 2 स्तर होते हैं, 2 वर्ड को हमें समझना है और साइंस में ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। एक होता है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, ये बहुत छोटा। और इसका जो एक हिंदी होता है, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। तो माइक्रो का हिंदी होता है व्यष्टि और मैक्रो का हिंदी होता है समष्टि। तो व्यष्टि या माइक्रो का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। तो जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि माइक्रो के बारे में कि कोशिका जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसी तरह से होता है कि व्यष्टि मतलब छोटा। तो यहाँ सूक्ष्म से नहीं लेना, उतना ज्यादा छोटा भी नहीं। लेकिन अगर देश की तुलना में बात की जाए कि हमारे देश भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो 125 करोड़ लोगों की तुलना में एक व्यक्ति, तो ये बहुत छोटा हो ही जाता है। इसलिए जो इसे माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि मतलब होता है बहुत बड़ा स्तर पे। यही तो लेवल है आर्थिक क्रिया के। और आर्थिक क्रिया के इन्हीं 2 लेवल के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, 2 शाखाओं में। और वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये बांटा था नॉर्वे का एक जो है, नॉर्वे का अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में काम देगा आपको, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा था। तो रेगनर फ्रिस ने बांटा था। और ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के। तो ये हो गया रेगनर फ्रिस और ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि से 2 टाइप के। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे अगर हम कुल उत्पादन की बात करें तो कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन जो है वो पूरे देश का उत्पादन हो गया कि पूरे देश में जो है किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है। और अगर सिर्फ उत्पादन की बात करें, उत्पादन तो हम भी करते हैं, एक आम आदमी भी करता है, एक अकेला किसान भी करता है। तो उत्पादन की अगर सिर्फ बात करेंगे तो एक व्यक्तिगत आदमी के लिए हो जाएगा कि वो कितना उत्पादित करता है। ये दूसरे अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी व्यक्तिगत होता है, एक आदमी के लिए होता है प्रति व्यक्ति आय। तो एक व्यक्ति के लिए जो आर्थिक क्रिया जो करता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से जो आर्थिक क्रिया करता है, उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं वो सब चले आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें छोटे लेवल पर आ जाता है, सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर या आर्थिक क्रिया के एकदम बहुत छोटे भाग को पढ़ा जाता है। इसमें सिंपल से आप अगर इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें आर्थिक क्रिया के सूक्ष्म इकाई को पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है, या व्यक्तिगत इकाई को, आर्थिक क्रिया के व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो वह अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें हम आर्थिक क्रिया के जो बड़े स्तर पर और जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो जो है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आता है ये लेवल, तो आप समझ गए आर्थिक क्रिया के स्तर के। अब दूसरा पॉइंट है आर्थिक अर्थशास्त्र का विषय सामग्री, कि आखिर विषय सामग्री क्या है अर्थशास्त्र को पढ़ने की। तो 2 तरह से, एक है विचारधारा, इसको समझना है विचारधारा। तो एक है विचारधारा और दूसरा है आर्थिक क्रिया, दूसरा है आर्थिक क्रिया। तो विचारधारा और आर्थिक क्रिया 2 तरह से इसकी सामग्री को बांटा जाता है, इसके सामान को बांटा जाता है, अर्थशास्त्र को किस तरह से पढ़ सकते हैं। विचारधारा में 4 तरह की विचारधाराएं आती हैं। और आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 तरह से होते हैं। तो विषय सामग्री तो आप लोग समझ रहे हैं, साधन। तो जैसे पढ़ने की विषय सामग्री क्या है, तो हम जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ते हैं, बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, ये सब हमारी विषय सामग्री होती है। तो वही होता है कि अर्थशास्त्र की जो है अध्ययन करने की, उसे समझने की क्या क्या साधन है। तो यहाँ पर विषय सामग्री जो है 2 तरह से बांटा है, एक विचारधारा के आधार पर, दूसरा है आर्थिक क्रिया के आधार। विचारधारा के आधार पर 4 तरह से है कि धन संबंधी विचारधारा, कि अर्थशास्त्र जो इसमें जो है वैज्ञानिक थे, स्मिथ थे, वाकर थे, सीनियर।
स्मिथ वाकर सीनियर जैसे जितने भी अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब कि इसमें हम ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जो पैसा से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है, रुपया से रिलेटेड है। तो ये मानना था स्मिथ का, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे, तो उनका मानना था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, मतलब धन संबंधी विचारधारा वो रखते थे अर्थशास्त्र के बारे में। वहीं पर दूसरी थी कल्याणवादी विचारधारा। तो कल्याणवादी अर्थात इसमें हम समाज के कल्याण को देखते हैं, भलाई को देखते हैं कि अर्थशास्त्र से जो है या अर्थशास्त्र का प्रयोग करके हम समाज का भला कर सकते हैं। ये मानने वाले थे प्रोफेसर मार्शल पी बुकैनन जैसे अर्थशास्त्री। ये अर्थशास्त्र का मतलब समाज के कल्याण से समझते थे। और एक था दुर्लभता संबंधी विचारधारा, इसमें दुर्लभता संबंधी विचारधारा को रखा जाता था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती, वो रेयर होती है बहुत सारी चीजें। तो उसमें जो उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी निकालती है, जैसे कि घर इंदिरा आवास योजना हो गया, तो हर किसी के पास घर नहीं है, सरकार योजना निकाल रही है, जिससे आर्थिक विकास हो रहा है देश का। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा था किसका, रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स विक्सटीड का। ये जो है ये अर्थशास्त्र का मतलब समझते थे कि इसमें जो समाज के लिए जो भी दुर्लभ चीजें हैं उसे जो है साधन के द्वारा समाज में उपलब्ध कराना था। उसके बाद था विकास केंद्रित विचारधारा, कि इसमें थे प्रोफेसर सैमुअलसन जैसे अर्थशास्त्री, ये समझते थे कि विकास जो है अर्थशास्त्र जो है वो विकास का विज्ञान है, इसमें जो विकास को देखा जाना चाहिए कि कौन सा क्रिया करके कौन सा काम करके समाज का विकास हो रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया हम कह सकते हैं उसको। ये चार तरह की विचारधाराएं थी, अब विचारधाराएं थी अर्थशास्त्र के लिए और अलग अलग अर्थशास्त्री द्वारा। अब दूसरा आता है आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र की क्या विषय सामग्री थी, तो वो चार ही है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। और ये चारों तो वैसे आर्थिक क्रिया का प्रकार भी में पढ़ाए थे, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये चार तरह से होते हैं। और एक आ जाता है राजस्व। राजस्व मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक जो टैक्स देती है तो वो सब राजस्व में आते हैं, जैसे कर हो गया, तो ये सब राजस्व में आते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है और उससे कितना अपने पास रखना है, कितना सरकार के पास देनी है, तो ये सब जो है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत है, राजस्व के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया कि पहला उपभोग, कि इंसान जो ग्रहण करता है आर्थिक क्रिया के रूप में किसी भी जो वस्तु को ग्रहण करता है। उसके बाद आता है उत्पादन, कि जैसे किसान जो उपभोग तो करता है, वो भी खाता पीता है तो उपभोग करता है, और तो लेकिन वो उत्पादन भी करता है, वो उत्पादन भी करता है, जैसे जो अन्न का वो उत्पादन करता है। तो उत्पादन हर कोई करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी उत्पादन ही कर रहा हूँ, मैं वीडियो को उत्पादन कर रहा हूँ, मैं भी आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ, मैं भी जो अपनी आवश्यकता पूर्ति कर रहा हूँ और आपके साधन की पूर्ति कर रहा हूँ। आर्थिक क्रिया मैं भी कर रहा हूँ, उत्पादन मैं भी कर रहा हूँ, किसान भी करते हैं तो वो बड़े लेवल पर करते हैं। तो ये आ जाता है उत्पादन में, जिसमें किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है समाज के विकास के लिए। उसके बाद आता है विनिमय, अगर मान लीजिए हम वस्तु का उत्पादन कर दिए, उसका आदान प्रदान भी तो जरूरी है, तो, तो हम ऐसे तो नहीं चुपचाप किसी को दे देते हैं कुछ भी, तो उससे कुछ लेते हैं तो कुछ हम देते भी हैं, तो ये हो गया एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो ये जो लेन देन है ये विनिमय के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है वितरण, कि बांटना भी है, कि जैसे कि गेहूं का हमने उत्पादन किया तो उसमें तो बांटना भी है, कि जो प्रॉफिट होगा सिर्फ किसान ही नहीं रखेगा, बल्कि वो अपना जो जो उसने जिससे कर्ज लिया होगा उसको भी देगा, उसमें भी उसको बांटेगा, उसके बाद मजदूर के लिए पैसा भी वो बांटेगा, तो सबको उसको भाग लगाना पड़ता है, तो वो वितरण के अंतर्गत आता है, तो उसे बांटना भी पड़ता है, साधन को बांटना भी पड़ता है। उसके बाद आता है राजस्व, किसमें जो वित्तीय विभाग जितने भी है, ये वित्तीय बातें, वित्तीय विचार, ये वित्तीय स्थिति जो भी है, मतलब मुद्रा की स्थिति जितनी भी है, ये सारे जो राजस्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की जो ये 5 तरह के विषय सामग्री हो जाती है आर्थिक क्रिया के आधार पर। तो सारे क्रिया के आधार पर जो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं, तो ये टॉपिक आप भली भांति अच्छी तरह से समझ गए, माइंड में सेट कर लीजिए।